मशहूर लेखक चार्ल्स बुकोव्स्की की कब्र पे ना एक बहुत ही अजीब बात लिखी है। उस पर बस 2 शब्द लिखे हैं, कोशिश मत करो, या कह दो तो डोंट क्राई। हाँ, ये सुनने में सच में बहुत अजीब लगता है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी किताबें लाखों में बिकी। बिल्कुल, जो दुनिया भर में मशहूर हुआ और जिसे आज साहित्य की दुनिया में एक तरह से कल्ट का दर्जा हासिल है। सही कहा। वो इंसान अपनी कब्र के पत्थर पर दुनिया को कोशिश न करने की सलाह क्यों दे रहा है? तो हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मकसद ना इसी अटपटे सवाल का जवाब खोजना है। और ये सवाल बहुत जरूरी भी है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो मार्क मेंसन की बहुत ही फेमस ऑडियो बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक की नोट्स पर आधारित है। एग्जैक्टली। और इस चर्चा का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। मतलब सोशल मीडिया के इस दिखावे और लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने के जो दबाव है ना, उसे समझना। और डिजिटल परफेक्शन की इस अंधी भागदौड़ में ये समझना कि असल में किन चीजों की परवाह करनी चाहिए और किन की बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये विषय आज के युवाओं के लिए और हम सब के लिए सच में बेहद प्रासंगिक है, क्योंकि आज की सबसे बड़ी समस्या है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड और सोशल मीडिया की थकान। बिल्कुल। और देखिए, ज्ञान केवल तब मूल्यवान होता है जब वो हमारी असली जिंदगी की उलझनों को सुलझाने में काम आए। हाँ, है ना? हम हर तरफ से परफेक्शन की भारी भरकम उम्मीदों से घिरे हुए हैं। तो बुस्कॉव्स्की की जो कहानी है वो इस पूरी समस्या को समझने का एक बहुत ही सटीक शुरुआती बिंदु है। एकदम सही बात है। अगर बुकोव्स्की के जीवन को हम देखें तो वो पारंपरिक रूप से ना किसी भी एंगल से सफल नहीं था। हाँ, मैंने पढ़ा है कि वो शराबी था, जुआरी था। बिल्कुल। और दशकों तक उसका काम सिर्फ पब्लिशर से रिजेक्ट होता रहा। मतलब वो दिन भर पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियां छांटने का बहुत ही उबाऊ काम करता था। और रात में बेतहाशा शराब पीता था। बस अपने पुराने टाइपराइटर पर कविताएं लिखता था जो कोई छापना नहीं चाहता था। दशकों तक उसे केवल असफलता ही मिली। फिर जब वो 50 साल का हुआ तब जाकर एक छोटे से पब्लिशर ने उस पर दाव लगाया। और उसके बाद की कहानी तो सबको पता ही है कि वो कितना सफल हुआ। हाँ, लोग अक्सर इस कहानी को एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं। कहते हैं कि देखिए, उसने कभी हार नहीं मानी, इसलिए वो जीत गया। लेकिन स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि ये निष्कर्ष पूरी तरह से गलत है। बुकोव्स्की की सफलता इसलिए नहीं आई कि वो रातों रात एक आदर्श इंसान बन गया था। अच्छा, तो फिर असली वजह क्या थी? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि उसकी सफलता विजेता बनने की किसी अंधी इच्छा से नहीं आई थी। उसकी सफलता की असली वजह यह थी कि उसने खुद को एक हारे हुए इंसान के रूप में पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर लिया था। वाओ! मतलब उसने कभी किसी और के जैसा बनने का दिखावा नहीं किया। बिल्कुल नहीं। उसकी लेखनी में उसी दर्द, उसी खालीपन और उसी हार की गूंज थी जिसे वो हर दिन जीता था। उसने परफेक्शन का कोई मुखौटा नहीं पहना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की जो ये पॉजिटिविटी संस्कृति है, हाँ, वो बहुत टॉक्सिक हो सकती है। जो हर वक्त हमें सिखाती है कि हमेशा खुश रहो, सबसे बेस्ट बनो, कभी हार मत मानो, वो असल में हमें वास्तविकता से दूर कर रही है। एकदम सही। दार्शनिक एलन वॉट्स का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है जिसे बैकवर्ड लॉ कहा जाता है। बैकवर्ड लॉ। ये क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार ना, हमेशा एक पॉजिटिव या सकारात्मक अनुभव की चाह रखना अपने आप में ही एक नेगेटिव अनुभव है। अच्छा, मतलब हम जितना खुश होने की कोशिश करेंगे उतना ही दुखी होंगे। एग्जैक्टली। जब कोई लगातार ये सोचता है कि उसे और अधिक खुश होना चाहिए या सफल होना चाहिए, तो वो जाने अनजाने में अपने दिमाग को ये याद दिला रहा होता है कि अभी उसके पास उन चीजों की कमी है। ये तो बहुत ही विरोधाभासी है। ये तो उस ट्रेडमिल पर उल्टी दिशा में दौड़ने वाले इंसान की तरह हो गया। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। जहां हम जितना ज्यादा परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा थक जाते हैं और असल में कहीं नहीं पहुंच पाते। हाँ, और इसके ठीक उलट अपने नेगेटिव अनुभवों को या अपनी कमियों को स्वीकार कर लेना असल में एक पॉजिटिव कदम है। क्या आप इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझा सकते हैं? देखिए, इसे एक शारीरिक नजरिए से देखते हैं। जिम में जाकर भारी वजन उठाना और मांसपेशियों में दर्द सहना ना एक पूरी तरह से नेगेटिव अनुभव है। हाँ, बहुत दर्द होता है। लेकिन उसी दर्द का परिणाम एक स्वस्थ और मजबूत शरीर होता है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। अपनी कमियों को स्वीकार करने का दर्द सहना ही इंसान को दिमागी रूप से मजबूत बनाता है। अब मुझे समझ आ रहा है। क्या यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी हमेशा खुद को कम या अपर्याप्त महसूस करती है? हाँ,
क्योंकि हम नेगेटिविटी को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। हम हमेशा कुछ साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और सोशल मीडिया ने ना इस बैकवर्ड लॉ को एक खतरनाक लूप में बदल दिया है। बिल्कुल, डिजिटल परफेक्शन और देखो मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से कूल है, ये वाला कल्चर बहुत हावी हो गया है। सोचिए, सुबह उठे ही अगर कोई सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलता है, हाँ, तो क्या होता है? हाँ, उसके सामने अचानक सैकड़ों खुशहाल चेहरों की तस्वीरें आ जाती हैं। कोई 16 साल का बच्चा करोड़ों की कंपनी बना रहा है। हाँ, या कोई यूरोप में छुट्टियां मना रहा है। एग्जैक्टली, किसी का शरीर एकदम परफेक्ट है, और उस वक्त अपने बिस्तर पर बैठे हुए इंसान को यही लगता है कि उसकी अपनी जिंदगी बहुत ही बेकार है। इस डिजिटल तुलना ने सच में हमारी मनोवैज्ञानिक संरचना को हिलाकर रख दिया है। स्रोत सामग्री में इस स्थिति को फीडबैक लूप फ्रॉम हेल कहा गया है। फीडबैक लूप फ्रॉम हेल? हाँ, यह वो स्थिति है जहां हमारा दिमाग खुद अपनी ही भावनाओं को लेकर एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। ये नाम सुनकर मुझे किसी पुराने माइक के फीडबैक की याद आ रही है, जहां एक ही आवाज बार बार स्पीकर और माइक के बीच टकराकर इतनी तेज हो जाती है कि कान फटने लगते हैं। यह तुलना 100% सही है। असल जिंदगी में ये मानसिक स्तर पर ऐसे काम करता है कि मान लीजिए किसी बात को लेकर किसी को बहुत तेज गुस्सा आता है। ठीक है। फिर उसे इस बात पर गुस्सा नहीं लगता है कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। अरे हाँ, ये तो बहुत आम बात है। या कोई बेचैन है और फिर वो इस बात को लेकर और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है कि वो अपनी बेचैनी पर काबू क्यों नहीं पा रहा है। मतलब इंसान दुखी होने के कारण दुखी होता है और हताश होने के कारण हताश महसूस करता है। बिल्कुल, माइक के उस फीडबैक की तरह ही ये चिंता हमारे दिमाग में गूंजती रहती है और बढ़ती जाती है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ये समस्या हमेशा से इंसानों के साथ थी? आप क्या सोचती हैं? मेरा मतलब है, हमारे दादा परदादा भी तो कभी उदास होते होंगे ना? तो क्या वो भी इस लूप में फंसते थे? देखिए, अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़ें तो विकासवादी नजरिए से चीजें पहले बहुत अलग थीं। हमारे पूर्वजों के समय में जब वो खालीपन महसूस करते थे तो वो शायद सोचते थे कि जिंदगी ऐसी ही है। हाँ, चलो जाके खेत में काम कर लेते हैं। बिल्कुल, उदासी उनके लिए जीवन का एक सामान्य हिस्सा थी। उनके पास ये देखने का कोई जरिया नहीं था कि दुनिया के दूसरे कोने में बैठा कोई इंसान कितना खुश है। लेकिन आज सोशल मीडिया हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारे अंदर ही कोई कमी है। सही कहा, जब कोई उदास होता है और स्क्रीन पर दूसरों की चमकती हुई जिंदगी देखता है तो उसे लगता है कि पूरी दुनिया मजे कर रही है और केवल उसी के अंदर कोई गहरी खराबी है। ये सच में एक बहुत ही डरावनी स्थिति है। तो इस फीडबैक लूप से बाहर कैसे निकला जाए? इस भंवर से बाहर निकलने के लिए ना स्रोत सामग्री एक बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट पेश करती है, हताश पांडा। हताश पांडा मतलब डिसअपॉइंटमेंट पांडा? हाँ, कल्पना कीजिए एक ऐसे सुपर हीरो की जो घर घर जाता है, लोगों के दरवाजे खटखटाता है और उन्हें जिंदगी के कड़वे सच बताता है। अरे बाप रे, ये तो दुनिया का सबसे बुरा सुपर हीरो लग रहा है। सुनने में अजीब है, लेकिन इसका काम बहुत जरूरी है। वो लोगों को ये बताता है कि जीवन में तकलीफें उपयोगी हैं। तकलीफें उपयोगी हैं? हम तो आमतौर पर दर्द को एक ऐसी चीज मानते हैं जिससे हर कीमत पे बचा जाना चाहिए। और यही हमारी भूल है। दर्द असल में एक चेतावनी प्रणाली है। अगर गर्म स्टोव को छूने पर हमें शारीरिक दर्द नहीं होगा तो हम जलकर खाक हो जाएंगे। हाँ, दर्द हमें बताता है कि हमारी सीमाएं क्या हैं। ठीक इसी तरह मनोवैज्ञानिक दर्द हमें ये सिखाता है कि हमारी वर्तमान रणनीति काम नहीं कर रही है। अच्छा, जैसे किसी परीक्षा में फेल होने का दुख या किसी रिश्ते के टूटने की तकलीफ। एग्जैक्टली, मनोवैज्ञानिक दर्द हमें जीवन में जरूरी बदलाव करने के लिए मजबूर करता है। बिना दर्द के विकास की कल्पना करना ही प्रकृति के खिलाफ है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हम जो सोचते हैं कि एक दिन सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, हाँ, वो एक बहुत बड़ा झूठ है। बिल्कुल, बैंक में खूब पैसा होगा और हम हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। लेकिन किताब कहती है कि खुशी एक समस्या है। सही कहा, खुशी किसी एक जगह पहुंचकर आराम करने का नाम नहीं है, बल्कि उस पहाड़ पर चढ़ते हुए रास्तों की समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया का नाम है। हाँ, आज एक समस्या सुलझेगी तो कल एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। खुशी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। ये सब सुनने में बहुत दार्शनिक लगता है, लेकिन अगर कोई आम युवा एक अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार और बढ़िया जीवन चाहता है तो इसमें गलत क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। एक अच्छा जीवन चाहने में कुछ भी गलत नहीं है। तो फिर हम हमेशा समस्याओं की बात क्यों करें? क्योंकि असली पेंच ये है कि क्या पाना है, ये सवाल बहुत आसान है।
असली सवाल ये है कि हम कौन सा दर्द सहने के लिए तैयार हैं। कौन सा दर्द सहने के लिए तैयार हैं? इसे थोड़ा उदाहरण के साथ समझाइए। चलिए एक रॉक स्टार का उदाहरण लेते हैं। बहुत से युवा गिटार पकड़ते हैं और सपना देखते हैं कि वो एक दिन स्टेज पर खड़े होंगे। हाँ, लाखों की भीड़ उनका नाम पुकार रही होगी। बिल्कुल, लोग उस अंतिम परिणाम से प्यार करते हैं, लेकिन क्या वो उस दर्द से प्यार करते हैं जो वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी है? मतलब वो घंटों की उबाऊ प्रैक्टिस। एग्जैक्टली। गिटार के तारों से उंगलियों का छिल जाना, सस्ते होटलों में सोना और सालों तक बिना किसी पहचान के परफॉर्म करना। अधिकांश लोग रॉकस्टार बनने का दर्द नहीं चाहते, वो सिर्फ स्टेज की चमक चाहते हैं। सही कहा। सफलता इस बात से तय नहीं होती कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि इससे तय होती है कि हम किन तकलीफों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। ये आज के युवाओं के लिए सच में एक कड़वा लेकिन जरूरी संदेश है। पीयर प्रेशर और एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे भागने के बजाय हाँ, उस संघर्ष को चुनना चाहिए जो आपके लिए अर्थपूर्ण हो। बिल्कुल। और जब इंसान अपने लिए कोई अर्थपूर्ण संघर्ष नहीं चुनता तो क्या होता है? तब हमारा दिमाग, जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है, अपने खालीपन को भरने के लिए छोटी और फालतू समस्याओं का आविष्कार करने लगता है। अरे हाँ, ये बात तो मुझे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव से जुड़ रही है। जैसे कि जैसे कैसे हम छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा लोड ले लेते हैं। किसी ने मैसेज पढ़ लिया, ब्लू टिक आ गया लेकिन रिप्लाई नहीं किया। हाँ, ये तो बहुत ही आम है आजकल। या एक्स पार्टनर की नई फोटो देख ली, या एकदम छोटी सी बात, टीवी रिमोट की बैटरी खत्म हो गई। और इंसान ऐसा बर्ताव करता है जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। एग्जैक्टली। किताब में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। एक बुजुर्ग महिला का किस्सा है जो सुपरमार्केट में कैशियर पर जोर जोर से चिल्ला रही है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उस कैशियर ने उसका 30 सेंट का डिस्काउंट कूपन लेने से मना कर दिया है। वाओ, केवल 30 सेंट के कूपन के लिए इतना बड़ा तमाशा? हाँ, और जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? शायद इसलिए क्योंकि उसके जीवन में अब चिंता करने के लिए कुछ और बचा ही नहीं है। बिल्कुल सही। जब इंसान के जीवन में कोई बड़ा और अर्थपूर्ण लक्ष्य नहीं होता, तो उसका दिमाग 30 सेंट के कूपन को ही दुनिया की सबसे बड़ी समस्या मान लेता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही कारगर एक्शन पॉइंट है, ये पहचानने का तरीका कि कौन सा तनाव ध्यान देने योग्य है। हाँ, अगर कोई इस बात से परेशान हो रहा है कि उसके इंस्टाग्राम पोस्ट पर लाइक नहीं आए, तो इसका मतलब है कि उसे जीवन में एक बेहतर समस्या खोजने की जरूरत है। एग्जैक्टली। ये फालतू की चिंताएं इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे सफलता के मापदंड अक्सर बहुत गलत होते हैं। मापदंड से मुझे डेव मस्टेन और पीट बेस्ट की कहानी याद आ रही है। हाँ, ये कहानियों से तुलना करने का सबसे बेहतरीन हिस्सा है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि डेव मस्टेन एक बहुत ही प्रतिभाशाली गिटारिस्ट थे, जिन्हें उनके बैंड ने अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड करने से ठीक पहले निकाल दिया था। हाँ, और मस्टेन ने उसी दिन कसम खाई कि वो एक नया बैंड बनाएगा जो इतना सफल होगा कि उसके पुराने साथियों को उसे निकालने का जिंदगी भर पछतावा होगा। और उसने वो करके भी दिखाया। उसने मेगाडेथ नाम का बैंड बनाया जिसने करोड़ों एल्बम बेचे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दशकों बाद करोड़ों कमाने के बाद भी एक इंटरव्यू में मस्टेन फूट फूट कर रोया, क्योंकि वो आज भी खुद को असफल मानता था। बिल्कुल, क्योंकि जिस बैंड ने उसे निकाला था वो मेटेलिका था और उसका मापदंड हमेशा मेटेलिका से ज्यादा सफल होना था। बाहरी मापदंड हमेशा इंसान को एक अंधी दौड़ में धकेलते हैं। और इसके विपरीत पीट बेस्ट की कहानी है, जिन्हें दुनिया के सबसे मशहूर बैंड बीटल्स से निकाल दिया गया था। हाँ, ठीक तब जब वे सुपरस्टार बनने वाले थे। शुरुआत में पीट डिप्रेशन में गया, लेकिन फिर उसने अपने सफलता के मापदंड को ही बदल दिया। उसने एक साधारण जीवन चुना, परिवार बसाया और बाद में कहा कि बीटल्स से निकाला जाना उसके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी, क्योंकि वो एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जी पाया। इन दोनों कहानियों से साफ होता है कि बिना मेहनत के खुद को महान समझना या गलत मापदंड रखना कितना खतरनाक है। स्रोत सामग्री में जिमी नाम के एक भ्रामक स्टार्टअप संस्थापक का भी उदाहरण है ना? हाँ, जिमी, वो बस बड़ी बड़ी बातें करता है और सोचता है कि वो बिना मेहनत के सफल हो जाएगा। इसे अधिकार भाव या एंटाइटलमेंट कहते हैं। मतलब मेहनत से बचना लेकिन अब परिणाम पूरा चाहना। एग्जैक्टली। ये एक मानसिक नशा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा जीवन वो नहीं है जिसमें कोई दर्द न हो। बिल्कुल, बल्कि वो है जहां हम सही चीजों के लिए दर्द सहने का चुनाव करते हैं। बाहरी मान्यता की अंधी दौड़ के बजाय अपनी कमियों को स्वीकारना और अपने खुद के मापदंड तय करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। असफलता को अपनाएं, दिखावे से बचें
और फालतू की चीजों का लोड लेना बंद करें। और अब इस चर्चा को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सोचिए, हम अपनी डिजिटल दुनिया में खुद को अमर और परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर तस्वीर बेदाग होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या इस बात का एहसास कि एक दिन हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर दिखने वाले हर पीयर प्रेशर और तुलना को बेमानी नहीं कर देता? सच में ये एक बहुत ही गहरा विचार है। अगली बार जब आप किसी की परफेक्ट फोटो देखकर निराश हों, तो खुद से पूछें, क्या मेरे जीवन के सीमित और कीमती समय में इस छद्म प्रतियोगिता का कोई असली मोल है? शायद हमें उन अर्थपूर्ण संघर्षों को चुनना चाहिए जो सच में मायने रखते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि परवाह किस बात की करनी है, ये चुनाव सिर्फ हमारा है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है।